हेलो दोस्तों, आपका न्यू स्टडी जोन में स्वागत है। हम आपके सामने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2001 से 2018 तक के लाए हुए हैं, जो रेलवे ग्रुप डी में आए हुए हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। आज का पहला क्वेश्चन है, पार्ट 2 में मैंने इसके 48 क्वेश्चन करा दिए थे, 48 तक। उसके आगे हम आज बात करने जा रहे हैं, ठीक है। 49, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्ण किससे मापी जाती है? ए बैरोमीटर, बी एनीमोमीटर, सी हाइग्रोमीटर, डी स्ट्रोबोस्कोप। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, स्ट्रोबोस्कोप से नापी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट 52, निम्न में से किसमें गतिज ऊर्जा नहीं है? चलती हुई गोली में, बहता हुआ पानी में, चलता हथौड़ा, खींचा हुआ धनुष। तो गतिज ऊर्जा किसमें नहीं? चलती हुई गोली में होगी, बहता हुआ पानी में भी है, चलता हथौड़ा में भी है, खींचा हुआ धनुष आपका स्थितिज ऊर्जा इसमें होगी। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ओके, ये आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। एक व्यक्ति पानी में स्थिर नाव के एक सिरे पर खड़ा है, जल प्रतिरोध की उपेक्षा कर दे। वह व्यक्ति अब नाव के दूसरे सिरे की ओर चला जाता है और नाव पुनः स्थिर हो जाती है। जल के संबंध में व्यक्ति एवं नाव तंत्र के द्रव्यमान का केंद्र स्थिर रहेगा केवल तब जब व्यक्ति तथा नाव के द्रव्यमान समान हो, केवल तब जब व्यक्ति तथा नाव अंत में स्थिर हो। ऑप्शन सी, केवल तब जब व्यक्ति नाव पर त्वरण के बगैर गतिमान होता है। डी, सभी स्थितियों में। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, सभी स्थितियों में, ठीक है। ये सभी आपके होने चाहिए। उपयुक्त सभी स्थितियों में जल के संबंध में व्यक्ति एवं नाव तंत्र के द्रव्यमान का केंद्र स्थिर रहेगा। इन ये सभी कंडीशन होंगी तभी आपका द्रव्यमान का केंद्र स्थिर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी प्रणाली जिसमें लंबाई के लिए मीटर का, राशि के लिए किलोग्राम का, समय के लिए सेकंड का, तापमान के लिए केल्विन का, विद्युत तरंग के लिए एम्पियर का, प्रकाश घनत्व के लिए कैंडला का तथा पदार्थ की मात्रा के लिए मोल का उपयोग होता है को कहते हैं। अब आप लंबाई को मीटर में नापते हैं, ठीक है, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकेंड में, ताप को केल्विन में। तो ये पूछा है आखिर ये कौन सी पद्धति है, यानी कौन सी प्रणाली है ये? तो ये आपकी एसआई प्रणाली है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। एसआई प्रणाली में कुल 7 मूल मात्रकों की चर्चा हुई, वही 7 यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 हो गया, 55 आया नहीं शायद, 56 देखिए। यदि किसी पिंड की गति दोगुनी कर दी जाए तो पिंड की परिणामी ऊर्जा एवं प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा? देखिए, माना m हमारा द्रव्यमान है, v वेग से चल रहा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी k1 है। तो k1 बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा? हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। अब इसने कहा है पिंड की गति को क्या कर दे? दोगुनी, यानी वेलोसिटी उसकी क्या कर दे? दुगनी। तो k2 आपकी क्या हो जाएगी? हाफ m2v स्क्वायर, m तो सेम रहेगा, m4v स्क्वायर, कैंसिल करेंगे 2, यानी कि m2mv स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। आपसे पूछा है दोनों का रेशियो, यानी k1 पाई k2 का रेशियो पूछा, कितना आएगा? तो हाफ mv स्क्वायर अपॉन 2mv स्क्वायर, mv स्क्वायर कैंसिल, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो k1 बाई k2 इज इक्वल टू, इसके नीचे 1 मानेंगे, 1 ऊपर जाएगा, 1 ऊपर, तो कितना आ जाएगा आपका? 4/1। एक मिनट, 1 ऊपर जाएगा तो 1/4, यानी k1 और k2 का रेशियो कितना आएगा? 1/4। आपसे पूछा था परिणामी ऊर्जा और प्रारंभिक ऊर्जा,
तो K2 ऊपर होगा, K1 नीचे होगा। ठीक है, प्रारंभिक ऊर्जा आपकी नीचे होगी, तो 4/1 यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट, 4:1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हीलियम परमाणु हाइड्रोजन अणु से दोगुना भारी है। 298 केल्विन पर हीलियम परमाणु की औसत गतिज ऊर्जा है। ए है हाइड्रोजन अणु से दोगुना, बी है हाइड्रोजन अणु की जितनी है, सी हाइड्रोजन अणु से 4 गुना, डी हाइड्रोजन अणु से आधी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज राइट, 57 का आपका हाइड्रोजन अणु की जितनी है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन है, किसी गैस के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा गैस के परम ताप के समानुपाती होती है। ठीक है, नेक्स्ट 58, यदि किसी कण का रैखिक संवेग दोगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। अगर इसको मैं p के फॉर्म में यानी कि संवेग के फॉर्म में करूं फॉर्मूला, तो क्या बन जाएगा, इसमें m से डिवाइड कर दे और m से ही मल्टीप्लाई ऊपर, तो बचेगा हाफ m² v²/m। तो ये हम लिख सकते हैं हाफ p² अपॉन m। ये काइनेटिक एनर्जी और रेखीय संवेग के बीच संबंध आ गया आपका। ठीक है, इसने बोला रेखीय संवेग को दोगुना कर दें, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ, इसको दोगुना करेंगे यानी 2p² अपॉन m, हाफ 2 का 4 p² अपॉन m, कैंसिल होगा, 2 आएगा, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 2p²/m। ठीक, ये आपका आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, यहाँ पे 2m था, 2 कैंसिल आपका, यहाँ पे कैंसिल ना करके आप एक काम और कर सकते हैं, पूछा ना कितनी रहेगी रेखीय संवेग की गतिज ऊर्जा होगी, तो गतिज ऊर्जा के फॉर्म में लिखना है 2p²। एक काम करिए आप इसको यहाँ पे कैंसिल ना करिए, आप थोड़ा सा इजी हो जाएगा कैंसिल ना करने से, 1/2 4p²/m, तो 4p²/2m, तो p²/2m किसके बराबर होता है, काइनेटिक एनर्जी के। ठीक, ये आपकी दूसरी थी, ये दूसरी चल रही, ये क्या हो जाएगी पहली, तो ke2 इज इक्वल टू 4ke1 लिख सकते हैं ना, तो कितनी हो जाएगी पहले की, 4 गुना हो जाएगी। तो अगर रेखीय संवेग दोगुना कर दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा जो है दोगुनी हो जा, सॉरी 4 गुनी हो जा रही है, यानी चौगुनी। ठीक है, पहले की कितनी हो गई, 4 गुनी हो गई। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसकी गतिज ऊर्जा हो जाती है हाफ mv²। ये आपकी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है, वेग को आधा कर दिया है यानी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ, ये 1 थी और ये 2 है, तो हाफ m, v को क्या कर दे, v/2 आधा कर दिया गया, तब आपसे पूछा है हाफ mv²/4, तो काइनेटिक एनर्जी E2 इज इक्वल टू 1/4 बाहर कर लीजिए, हाफ mv², ये हमारी क्या है ke1 के बराबर, तो 1/4 ke1 इज इक्वल टू ke2। तो क्या हो गई, पहली का क्या हो गया, 1/4, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज राइट, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी दोगुनी कर दी जाए तो उसके बीच गुरुत्वीय आकर्षण होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज राइट, 1/4। आपको पता है गुरुत्वीय आकर्षण बल का मान दूरी बढ़ने पर घटता है, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण दो पिंडों के द्रव्यमानों के समानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसलिए हम कह सकते हैं ये कितना होगा, 1/4, दोगुनी कर देंगे तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, 1/4। नेक्स्ट,
किसी वस्तु का संवेग केवल द्रव्यमान पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, द्रव्यमान तथा वेग दोनों पर निर्भर करता है। फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर mv। तो इस पे भी निर्भर करेगा, वेलोसिटी पे भी निर्भर करेगा। पहले दर्शन में एक पेट्रोल इंजन को पहचाना जाता है सिलेंडर के आकार द्वारा, प्रचालन द्वारा, शक्ति आवेश द्वारा, स्पार्क प्लग द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी, स्पार्क प्लग द्वारा। क्वेश्चन 63 है आपका, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, विद्युत मोटर द्वारा, विद्युत इस्त्री द्वारा, विद्युत जनित द्वारा, सीसा संचालन द्वारा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज राइट, विद्युत जनित, जनरेटर द्वारा। ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में और विद्युत मोटर द्वारा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में चेंज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 किलोग्राम राशि का वजन है 1 न्यूटन, 9.8 न्यूटन, 10 न्यूटन, 9 न्यूटन। तो 1 किलोग्राम राशि का वजन 9.8 न्यूटन होता है। ठीक है, W बराबर mg, m है 1, g कितना 9.8, तो इतना ही भार आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 1 जूल बराबर होता है, ये क्वेश्चन मैंने बताया हुआ, 10⁻7 अर्घ के बराबर होता है। रेल की पटरियों के नीचे चौड़े लकड़ी के पटरे लगाए जाते हैं, क्यों? आपने देखा ये रेल की पटरी है, ठीक है, इसके बीच में चौड़े चौड़े पटरे लगे होते हैं ना, तो वो क्यों लगे होते हैं? शॉक एब्सॉर्बर के रूप में कार्य करने के लिए, फिश प्लेट्स को ठीक तरह से बैठाने के लिए, पटरियों को समांतर रखने के लिए, गाड़ी द्वारा उत्पन्न दबाव को कम करने के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इज राइट है, गाड़ी द्वारा उत्पन्न दबाव को कम करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, रेल पथ के फिश प्लेट का काम है दोनों पटरियों को जोड़े रखना, रेलगाड़ी के 2 डिब्बों को जोड़ना, डिब्बे के पहियों की सही ढंग से निर्देशित करना, उपयुक्त सभी। तो जो रेल पथ में फिश प्लेट लगी होती है उनका काम है दोनों पटरियों के जोड़े रखना, जो दोनों ये पटरियां हैं इनको जोड़े रखना। ठीक है, फिश प्लेट का कार्य क्या है? दोनों पटरियों को जोड़े रखना। नेक्स्ट, इंजन से पावर आवेग को शिथिल करने के लिए प्रयुक्त है क्लच, गियर बॉक्स, विभेदक, फ्लाईव्हील। तो ऑप्शन ए इज राइट, क्लच। इंजन के पावर आवेगों को शिथिल करने के लिए क्लच का प्रयोग होता है, क्योंकि यह गियर और गियर बॉक्स को इंजन की गति मुक्त कर देता है, जिससे शक्ति को कार्य में परिवर्तित नहीं कर पाती है। ठीक है, जिससे शक्ति और कार्य परिवर्तित नहीं की जा सकती। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, आवेगों को स्थिर करने के लिए क्लच का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रॉकेट और जेट इंजन भिन्न है क्योंकि उसके कार्य सिद्धांत पूरी तरह से भिन्न है। रॉकेट के सिर्फ द्रव ईंधन प्रयोग होता है, जबकि जेट ईंधन में ठोस ईंधन होता है। ठीक है, रॉकेट में ऑक्सीजन की आपूर्ति की व्यवस्था उसी में होती है, जबकि जेट हवा बाहर के वातावरण से प्राप्त होता है। राइट, रॉकेट किसी यान को अंतरिक्ष तक ले जा सकता है, जबकि जेट नहीं ले जा सकता। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पूछा आपसे, क्योंकि एक जेट और एक जेट इंजन और रॉकेट भिन्न है आपके। ऑप्शन नंबर सी और डी, ये दोनों आपस में इस वजह से भिन्न है। ठीक है, रॉकेट ऑक्सीजन की आपूर्ति की व्यवस्था उसी में होती है, जबकि जेट हवा बाहर वातावरण से लेता है। ठीक है, और रॉकेट जो है अंतरिक्ष यान को अंतरिक्ष तक ले जाता है, जबकि जेट प्लेट नहीं ले जा सकता। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, यानी सी और डी आपके अंतर को दिखा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 डंडों की लंबाई क्रमशः दिस एंड दिस है, डंडों की कुल लंबाई क्या होगी? तो बस दोनों को ऐड कर लीजिए, आप पता चल जाएगा कितनी होगी। दोनों को ऐड करेंगे तो 10.3। ठीक है, आंसर आ रहा है 10.334। और किसमें दिए हैं? डंडों की लंबाई, कुल लंबाई क्या होगी? उनका योग ये सार्थक अंक, परंतु दोनों लंबाई के न्यूनतम सार्थक अंक दशमलव के एक स्थान तक है, इसलिए सार्थक अंकों को उनके योग 10.3 होगा। अब देखिए इसमें बड़ा कंफ्यूजन है ये कि ऑप्शन ये भी मैच कर रहा है 10.334, ये एग्जैक्ट है आपका। ठीक है, लेकिन सार्थक अंकों के हिसाब से 10.3 लिया जा रहा है, परंतु दोनों लंबाइयों में न्यूनतम सार्थक अंक
जो है न्यूनतम सार्थक अंक इसमें 1 वाला है, इसलिए हम 1 पॉइंट के 1 डिजिट वाला ही आंसर लेंगे, ऑप्शन नंबर डी लेंगे। ठीक है, सार्थक अंक के हिसाब से ये किया गया है। 1 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पत्थर को 1 मीटर लंबे धागे के एक छोर से बांध दिया जाता है तथा उसे क्षैतिज वृत्त में घुमाया जाता है। यदि एक समान कोणीय वेग 2 रेडियन प्रति सेकंड है तो धागा में तनाव का मान, आपको फॉर्मूला पता होगा, V बराबर आर ओमेगा होता है। ठीक है, आर आपको कितना दिया गया, 1 मीटर लंबे धागे के छोर से बांध दिया जाता है। ओमेगा आपका 2 रेडियन पर सेकेंड दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा V2 आ जाएगी। ठीक है, और टेंशन का फॉर्मूला क्या होगा, mv² बाय r। m आपका 1, v आपका 2 था यानी स्क्वायर करेंगे 4, r भी आपका 1 है, तो आंसर कितना आ जाएगा 4 न्यूटन। भाई टेंशन फोर्स के ही बराबर होगा ना, टेंशन भी एक बल है, तो कोड़ी जब वृत्तीय गति कर रहा होगा तो फोर्स पे कितना लग रहा होगा, केंद्रीय त्वरण F बराबर mv² बाय r, तो टेंशन भी उतना होगा। ठीक है, इसलिए टेंशन का फॉर्मूला ये लगा दिया, तो ऑप्शन आपका आएगा 4 एंड ऑप्शन नंबर सी इज राइट, 4 N यानी 4 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिंड स्थिर अवस्था में समान त्वरण से चलना प्रारंभ करता है। यदि पिंड प्रथम 4 सेकंड में S1 दूरी तय करता है तो अगले 4 सेकंड में तय की गई दूरी S2 होगी, किसके बराबर होगी, ये आपसे पूछा है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। पिन को मान लिया मैंने टी सेकेंड में चली गई दूरी कितनी होगी, एस बराबर यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर। ठीक है, पहले 4 सेकेंड में फर्स्ट 4 सेकेंड चली गई दूरी क्या होगी, S1 इज इक्वल टू प्रारंभिक वेग तो 0 होगा, तो हाफ A और T कितना है 4, तो कितना आ जाएगा आपका 1/2 A, 4 इंटू 4, 2 2 सा 4 यानी 8A, तो 8A आ जाएगा आपका S1। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। फिर क्या था आपका, यदि पिंड प्रथम 4 सेकंड में S1 दूरी तय करा तो अगले 4 सेकंड में, अगले 4 सेकंड यानी आपका सेकंड कितना हो जाएगा, टोटल 8 सेकंड हो जाएंगे ना आपके, सेकंड 4 सेकंड का मतलब है ये 4 सेकंड और ये 4 सेकंड, टोटल 8 सेकंड हो चुके हैं। तो हाफ A 8 का होल ऑफ स्क्वायर यानी हाफ A इंटू 8 इंटू 8, 2 4 जा 8, 8 4 जा 32A, यानी S2 कितना आ गया आपका 32A। ठीक है, S2 माइनस S1 कितना होगा दूसरे 4 सेकंड में, क्योंकि अब दूसरे 4 सेकंड में का निकालना, पहले 4 सेकंड का निकाल लिया फिर 8 सेकंड का निकाल लिया, दोनों को माइनस कर देंगे तो हमें कितने का मिल जाएगा, बीच के 4 सेकंड का मिल जाएगा। ठीक है, S2 माइनस S1 इज इक्वल टू 32A माइनस 8A, कितना आ जाएगा आपका 24A। ठीक है, ये आपके उन दोनों के बीच की वो आ गई आपकी क्या दूरी। ठीक है, उनके बीच का जो टाइम है 4 सेकंड में चली गई दूरी ये आ गई। ठीक है, 24A। अब यहाँ से आप S2 अपॉन S1 निकाल लीजिए, S2 अपॉन S1 रेशियो पूछा है ना दोनों का, S2 आपका है 24A और S1 कितना है 8A, A से A कैंसिल, 8 3 सा 24, यानी S2 इज इक्वल टू 3S1, ऑप्शन नंबर A इज राइट। ठीक है, आगे बात समझ में, देखिए फिर से एक बार इसको देख लीजिए। समान त्वरण था, चलना प्रारंभ करता है, यदि प्रथम 4 सेकंड में S1 दूरी तय करता है, तो प्रथम 4 सेकंड में S1 दूरी तय किया, U आपका 0 होगा तो T ये पूरा 0 हो जाएगा, हाफ AT स्क्वायर बचेगा, A आपका त्वरण समान है इसलिए A ही माना मैंने, T आपका 4 सेकंड के लिए S1 बराबर 8A आ गया। ठीक है,
फिर इसने कहा है कि अगले 4 सेकेंड, तो अगले 4 सेकेंड का हम बैकअप कैसे निकालेंगे, माइनस करके बाद में निकालेंगे। तो पहले 4 सेकेंड ये और अगले 4 सेकेंड, यानी अब बॉडी हमारी 8 सेकेंड पे हमें दूरी निकालनी है, वो कितनी दूरी पहुंच गई होगी। तो 8 सेकेंड में S2 बराबर 32A, इतनी दूरी पहुंच गया होगा, ठीक है, 8 सेकेंड में, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए था अगले 4 सेकंड का, तो अगले 4 सेकंड का हमें कैसे मिलेगा, जब S2 माइनस S1 करेंगे। तो ये आपका आया अगले 4 सेकंड की ये दूरी आई 24A, और पहले के 4 सेकंड की ये दूरी है 8, दोनों का रेशियो निकाल लीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खड़ी पहाड़ी के ऊपर से एक लड़का एक पत्थर गिराता है जो कि 8 सेकंड में भूमि तल पर पहुंचता है, तो उस पहाड़ी की ऊंचाई है। क्वेश्चन नंबर 82 है आपका। इसके ऑप्शन है, सी ऑप्शन है आपका 418.6 मीटर, ऑप्शन नंबर डी है आपका 313.6 मीटर, ठीक है। ये भी बात है, हट गया। चलिए देखिए, इसका यू कितना हो जाएगा, पहली बात तो 0 है। एक लड़का एक पत्थर गिराता है पहाड़ी से ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है। टाइम कितना दिया है, 8 सेकंड में भूमि तल पर पहुंच जाता है, ठीक है। जी कितना होगा, 9.8 होगा, ठीक है। फॉर्मूला आपका क्या होगा, यहाँ पे हाइट निकालनी है ना, तो h बराबर क्या फॉर्मूला होगा, ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। h निकालना है, u आपका 0 है, t 8 है, हाफ g है आपका 9.8, 8 का स्क्वायर, तो 1/2 9.8, 8 इंटू 8, 2 4 जा 8, इस पूरे को आप मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो आएगा 313.6 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट, 313.6 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से किसमें नॉट का उपयोग किया जाता है, बिजली, गति, हवा, ऊष्मा। तो गति में नॉट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये आपका ग्राफ एक दिया हुआ है, यहाँ पे पूछा है एक कार्य की गति एवं समय का ग्राफ नीचे दर्शाया गया। कार्य का वजन 1000 किलोग्राम है। कार द्वारा प्रथम 2 सेकंड में तय की गई यात्रा की दूरी क्या होगी, ये आपसे पूछा है। यात्रा की दूरी, ठीक है, तो दूरी आपकी कितने भी पूछो, प्रथम 2 सेकंड में, ये है आपका 2 सेकंड, ठीक है, पॉइंट ई। तो बस ये आप दूरी निकाल लीजिए, ट्रायंगल इसका एरिया, ठीक है। तो जो दूरी है आपकी वो ट्रायंगल ए बी ई के क्षेत्रफल पर निर्भर करेगी, कि जितना इसका क्षेत्रफल होगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, बेस कितना है ए ई, हाइट कितनी है ई बी, ई बी, तो हाफ ए ई कितना हो गया आपका 0 से 2, यानी कितनी 2, 0 - 2, ए कितनी हो गई 0 से कितनी 15 तक जा रहा है ना, तो 15, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ गया 15 मीटर, दूरी कितनी हो गई 15 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट, किसी वस्तु के संवेग में 20% की वृद्धि होती है, गतिज ऊर्जा में प्रतिशत वृद्धि होगी, यह आपसे पूछा है। संवेग में 20% की वृद्धि होगी, तो कभी संवेग का मैंने और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन क्या था, k बराबर p²/2m, ठीक है। अगर 20% की बढ़ोतरी हो रही है तो आपका संवेग कितना हो जाएगा, p1 इज इक्वल टू, पहले p1 था, अब कितना हो जाएगा p + 20/100p, यही हो गया ना, 20% बढ़ गया तो इतना हो गया। इसको आप सॉल्व करोगे तो 6p/5 आ जाएगा, ठीक है, p' आपका। तो इस p' हमारा इतना आ गया, जब 20% की बढ़ोतरी हो गई तो k' कितना हो जाएगा आपका, k' इज इक्वल टू p² यानी 6p/5, तो 36p²/25 अपॉन नीचे कितना था 2m,
नीचे आएगा आपका 2m। ठीक, नीचे आप कितना आ गया 2m। इसको सॉल्व करिए। k डैश इज इक्वल टू आपका आएगा 36p² अपॉन 50m। ठीक है, 25 दूना 50 ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आपका k डैश आ गया। वृद्धि निकालनी है हमें, तो वृद्धि कैसे निकालते हैं? माइनस करके, k डैश माइनस k, तो k डैश है 36p² बाई 50m माइनस p² बाई 2m। यही था। दोनों को आप माइनस करेंगे तो आएगा 50 इंटू 2 सिंपल सा बता दे जल्दी से। फर्स्ट 50 इंटू 2 मल्टीप्लाई m। ठीक है, 2 ऊपर जाएगा तो 36p² इंटू 2 माइनस 2 कैंसिल यानी 50p² m। m तो कैंसिल हो जाएगा सर। ठीक, 50p²। तो इसको मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना? 11/25p² बाई 2m। ये आपका आ जाएगा k डैश माइनस k। ठीक है, वृद्धि इतनी निकल आई, लेकिन आपको क्वेश्चन में चाहिए प्रतिशत वृद्धि। तो प्रतिशत वृद्धि का मतलब है 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 11/25 इंटू 100 यानी कितना? 44%। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है, इसको परसेंटेज में आप चेंज कर देंगे बस। आगे बढ़ते हैं। पिंड का भार शून्य नहीं होगा। पृथ्वी के केंद्र पर स्वतंत्र गिरने के दौरान आंतराग्राहिक अंतरिक्ष में किसी घर्षणहीन सतह पर। तो ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर कभी भी पिंड का भार शून्य नहीं होगा। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कहलाता है नेफोस्कोप। नेक्स्ट, अल्टीमीटर से क्या नापते हैं? भूतल की ऊंचाई। भूतल की ऊंचाई अल्टीमीटर से नापते हैं। नेक्स्ट, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो। तो कम कब होता है? जब लिफ्ट आपकी त्वरण के साथ नीचे आ रही हो। ऊपर जाते हैं तो भार हमें ज्यादा महसूस होता है। ठीक है, नेक्स्ट, मनुष्य लिफ्ट में कब अपना भार महसूस करता है? त्वरण के साथ ऊपर जाते समय, त्वरण के साथ नीचे जाते समय, वेग के साथ ऊपर जाते समय, इनमें से कोई नहीं। तो लिफ्ट में कब अपना भार महसूस करता है? तो ऑप्शन नंबर ए, ऊपर जाते समय अपना भार वो ज्यादा महसूस करता है। ठीक है, नेक्स्ट, पृथ्वी से चंद्रमा पर जाकर वापस लौटने पर अंतरिक्ष यान के रॉकेट को किसके विरुद्ध कार्य करने के लिए अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज राइट। उड़ान शुरू करते समय पृथ्वी का गुरुत्व। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट 95, शरीर का वजन। शरीर का वजन पृथ्वी की सतह पर सभी जगह एक समान, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम, मैदानों की तुलना में पहाड़ियों पर अधिक होता है। तो ध्रुवों पर अधिकतम होता है। ठीक है, क्योंकि ऊपर जाते तो जी की वैल्यू बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाए जाने का कारण क्या है? ऑप्शन नंबर ए, गुरुत्वाकर्षण बल की अधिक क्षीणता के कारण। ठीक है, वहां गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कम है। नेक्स्ट, 15 फीट प्रति सेकंड की गति डैश मीटर पर सेकंड के बराबर होती है। तो 1 फीट में कितने मीटर होते? 0.3048। तो इसको आप मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे, 4.57 मीटर पर सेकंड आएगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट, कोई पिंड वेग v के साथ ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर रूप से फेंका जाता है या ऊंचाई h तक पहुंचने के बाद पृथ्वी की ओर लौट आता है। पिंड द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन का अनुपात कितना होगा? तो अनंत होगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। एक शिकारी वृक्ष पर लटके एक बंदर के सिर को लक्ष्य करके गोली चलाता है। गोली चलाने के ठीक समय बंदर कूद जाता है, वैसी दशा में गोली, ये क्लास 11th में क्वेश्चन है, बंदर के सिर में छेद कर देगी, बंदर के सिर के ऊपर से चली जाएगी, बंदर के सिर के नीचे से चली जाएगी, बंदर के सिर को छेद भी सकती है और नहीं भी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, बंदर के सिर में छेद कर देगी। ठीक है,
आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। इसकी प्रीवियस वीडियो देखने के लिए लिंक हमारा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर जरूर करिए। थैंक्स।